हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में संचार भी कहते हैं। कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से बना हुआ है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन वर्ड किससे डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से। ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये कम्युनिकेशन जो है वो कौन से वर्ड से बना है। तो सबसे पहले क्या है? लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है? कम्युनिस। कम्युनिस वर्ड से लिया गया, जिसका मीनिंग होता है कॉमन। मीन्स दो लोगों के बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब जैसे उन्होंने हम संचार आप देखते हैं कि एक सोर्स होता है और एक रिसीवर होता है, दो के बीच में आपसी संबंध को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम इसका जब डेफिनेशन देखेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जेपी लिगन्स जी जो हैं, जेपी लिगन्स ने 1961 में इसका डेफिनेशन दिया था। उन्होंने क्या कहा कि ये क्या एक प्रोसेस है, कम्युनिकेशन एक क्या है? प्रोसेस है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, किसके किसके भी एक प्रोसेस है, क्या क्या के बीच में है? टू और मोर पीपल के बीच में। टू और मोर पीपल मतलब दो या दो से अधिक लोग भी इसमें हो सकते हैं। टू और मोर पीपल के बीच में। तो क्या चीज़ का प्रोसेस है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, मतलब जो अपने विचार हैं और अपने एक्सप्रेशन हैं उसको क्या करने का? एक्सचेंज करने का। किसके किसके बीच में करने का है? दो या दो से अधिक पीपल के बीच में हम क्या बोलते हैं, अपने आइडिया को, जो जिनके पास नया आइडिया है वो सामने वाले को बताएंगे। जैसे हमारा जो एक्सटेंशन वर्कर है, एक्सटेंशन एजेंट है, उनको अपना जो मैसेज है नए वैरायटी के बारे में, जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, तो वो किसानों के बीच में इसको क्या करेगा? अपने आइडिया को, एक्सप्रेशन को शेयर करेगा। किस लिए करेगा? टू गेन कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दोनों बीच में समान अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझदारी के लिए इसको किया जाता है। फिर रोजर एंड शूमेकर जी ने कहा, रोजर एंड शूमेकर जी ने 1971 में उन्होंने क्या कहा कि ये जो कम्युनिकेशन क्या एक प्रोसेस है। मैं तो आपको पहले बता दिया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ये क्या करना है? बाय विच मैसेज, ये हो गया हमारा मैसेज, कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टन चैनल्स टू दी सोर्स टू रिसीवर। इन्होंने सिंपल डेफिनेशन दिया कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है। क्या चीज़ है? मैसेज को ट्रांसफ़र करने का, किससे? सोर्स से रिसीवर, मतलब जो वक्ता है उसको श्रोता तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया। किसको? मैसेज को, जो हमारा संदेश रहेगा उसको पहुंचाने की एक तरीका है। इसके बाद हम इसका देखते हैं कि इसमें 4 बेसिक फंक्शन होते हैं। तो सबसे इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? इसका हम फंक्शंस देख लेते हैं। बेसिक फंक्शन फर्स्ट इसका होता है इंफॉर्मेटिव। क्या होता है? जैसे हम फॉर्मल, जैसे हम स्कूल कॉलेज जो है, फॉर्मल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन फैलाना हमारा काम रहता है। तो कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या है? वहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी कि हमको इन्फॉर्मेशन फैलाना है। हमको किसानों तक हमारा जो जितना भी टेक्नोलॉजी है या जो भी नए नवाचार इनोवेशन हो रहा है, आइडिया है, उनको क्या करना है? किसानों तक पहुँचाना है। तो सबसे पहला क्या हो गया? इन्फॉर्मेटिव। तो किसानों को हमको क्या देना है? इससे इन्फॉर्मेशन देना। ये इसका पहला फंक्शन हो गया। फिर दूसरा होता है कमांड या फिर इंस्ट्रक्टिव। तो इसमें क्या होता है? कमांड और इंस्ट्रक्टिव। कमांड मतलब आदेश देना। तो हमारा ये सेकेंड इसका फंक्शन होता है आदेश देना। तो ये हमारे घर में भी आप देखे होंगे या फिर किसी भी संगठन में कि हमारे जो हायरार्की में, मतलब जो घटना, मतलब श्रेणीबद्ध एक तरीका होता है, पदानुक्रम होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमको अपने से नीचे जो रहते हैं उनको कमांड देते हैं, मतलब उनको आगे देते हैं या फिर उनको आदेश देते हैं। तो इसका ये दूसरा काम क्या है? आदेश देने के भी ये काम आता है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे कॉलेज स्कूल जो होता है ना, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में ये ज़्यादा दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? फॉर्मल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। कमांड देना, सामने वाले को आज्ञा देना कि ये काम को ऐसा करना है, ऐसे बताना है, ऐसे करके। तो ये किस में आ जाएगा? कमांड में आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड होता है इन्फ्लुएंस और परसुएसिव। तो इसमें क्या होता है? इसको बेरलो जी ने, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बेरलो जी ने क्या कहा था?
सोल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है कि हमारा जो उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन का, उसका सोल पर्पस है, मतलब पहला एक पर्पस मतलब है ये अकेला यही पर्पस है कि हमको किसानों को या फिर जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उनको क्या करना है, परसू करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये 2017 का जो ACDO एग्ज़ाम था उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि ये सोल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू इन्फ्लुएंस द पीपल, ये किसका टाइप है करके, किसका कौन सा फंक्शंस में आता है, तो ये किस में आता है, परसुएसिव फंक्शन में आता है। और लास्ट होता है इंटीग्रेटिव फंक्शन। इंटीग्रेटिव फंक्शन, इस फंक्शन में ये होता है कि जितने भी हमारे, जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है वो बहुत सारे हेट्रोफिलस होते हैं। हेट्रोफिलस मैं आपको बताऊंगा कि समाज में जो बहुत सारे अलग अलग संगठन बने हुए हैं उनको सबको मिला करके हमको एक साथ चलना है। तो कम्युनिकेशन का एक फंक्शन क्या हो जाएगा कि सबको एक साथ मिला करके जितने भी और कम्युनिकेशन के प्रोसेस है उनको मिला करके हमको चलना है। तो इंटीग्रेटिव फंक्शन हो गया। तो 4 फंक्शन हो गए, इन्फॉर्मेटिव, कमांड और इंस्ट्रक्टिव, उसके बाद इन्फ्लुएंस या फिर परसुएशन, और लास्ट में इंटीग्रेटिव फंक्शन। तो आपको एग्जाम में ये कौन सा वर्ड है कम्युनिकेशन ये पूछा जा सकता है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका कम्युनिस्ट मीन्स होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद JP लिगन्स 1961 में बताया कि यह क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है, वो अपने आइडिया को, एक्सप्रेशन को, फीलिंग्स को शेयर करते हैं। फिर किस लिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। फिर रोजर एंड शूमेकर जी ने 1971 में उन्होंने बताया कि यह एक प्रोसेस है जिसमें सोर्स मतलब जो हमारा वक्ता है उससे जो श्रोता है वहाँ तक मैसेज पहुँचाने की एक प्रक्रिया, यह बताया। कम्युनिकेशन में फिर कम्युनिकेशन में उसके मॉडल्स होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन में कितने एलिमेंट है और कौन कौन से प्रक्रिया से होकर गुजरता है, ये बताने के लिए वैज्ञानिक ने कम्युनिकेशन के मॉडल्स दिए हुए। तो उसको हम एक मतलब देखते हैं। हमारे टोटल 5 हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपको 5 बताऊंगा। सबसे पहला आता है एरिस्टोटल। तो ये कौन सा है, सबसे फर्स्ट है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट जो कम्युनिकेशन मॉडल किसने दिया था, तो एरिस्टोटल जी ने दिया था। इसके क्या क्या एलिमेंट थे, ए स्पीकर, स्पीच और क्या होते हैं ऑडियंस। ये इन्होंने दिया था कि इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। तो ये आपको एलिमेंट पूछ सकता है। और फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल किसने दिया था, तो एरिस्टोटल ने दिया था। इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो ये पुराना, सबसे पुराना इसलिए बहुत ही बेसिक है कि एक क्या होता है, वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है उसके पास एक मैसेज होता है, स्पीच, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो हमारा जो स्पीच है वो क्या हो जाएगा, हमारा संदेश भी हो जाएगा, और ऑडियंस टारगेट जिनके पास पहुँचना है तो वो हो जाएगा ऑडियंस। तो इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो सबसे फर्स्ट किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब इसके बाद एरिस्टोटल के बाद इसको कन्फाइन किया गया, दूसरा आया शैनॉन एंड वीवर। ये कब दिया गया, 1949 में दिया गया। ये सेकंड था। ये आपको पूछ सकता है कि सेकंड किसने दिया था, तो शैनॉन वीवर ने दिया। इसके में कितने एलिमेंट होते हैं, इसमें होते हैं टोटल 5 एलिमेंट। इन्होंने 3 दिया था तो इसमें और 2 ऐड हुआ। सोर्स, ट्रांसमीटर, और उसके बाद सिग्नल, और उसके बाद होता है डेस्टिनेशन। सिग्नल के बाद आता है रिसीवर। फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट कौन है, डेस्टिनेशन। ये सबसे पहले मतलब जो शैनॉन वीवर जी ने दिया था, इसमें 3 हो गए थे हमारे, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। उसके बाद इन्होंने दिया 5 एलिमेंट दिया। कितने एलिमेंट दिए, 5 एलिमेंट। इन्होंने ये इसका इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, इसमें सोर्स होता है, फिर उसके बाद होता है ट्रांसमीटर के बाद क्या होता है, सिग्नल के बाद आता है रिसीवर के बाद आता है डेस्टिनेशन। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल थ्योरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शैनॉन वीवर को मैथमेटिकल थ्योरी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल थ्योरी किसको कहा जाता है, कौन से मॉडल को कहा जाता है, तो आ जाएगा अपना शैनॉन एंड वीवर का।
और ये इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है फार्म इन्फॉर्मेशन, जो खेती से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे वेदर इन्फॉर्मेशन है। कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मौसम का जो रहता है ना, वेदर इन्फॉर्मेशन बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स क्या हो जाएगा, जहाँ से हमने मौसम संबंधी जानकारी मतलब जैसे सोर्स हमारा IDM, हमारे इंटरनल में IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो सोर्स होता है। फिर उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है अपने जितने भी मैसेज है उसको उसके थ्रू, मतलब अपने जो भी मैसेज उन्होंने बनाया, मतलब डाटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसको एक सिग्नल में कोड कर देते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से उसको सिग्नल में कोड कर देते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमको यहाँ बताना है, तो यहाँ के जो रिसीवर है ये डेली फोरकास्ट होता है। फिर उसके बाद वो रिसीवर के पास आता है, रिसीवर के बाद हमारा डेस्टिनेशन जो कि हमारा फार्मर्स है जिनको हमको बताना है, तो ये एक सेंटर से चालू होता है। फिर उसके बाद ये सिग्नल रिसीवर के माध्यम से डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैथमेटिकल थ्योरी किसे कहा जाता है, सराउंड व्यूअर का, और ये फार्म इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये इसमें 5 एलिमेंट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा बेरलो का मॉडल आता है। बेरलो जी ने दिया था 1960 में। कब दिया था, 1960 में। तो बेरलो जी का जो मॉडल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SMCR। तो आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि SMCR मॉडल किसने दिया था, तो बेरलो जी ने दिया था। इसमें कितने होते हैं टोटल एलिमेंट इसमें, लेकिन 6 होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 6 एलिमेंट होते हैं, लेकिन इसको हम लोग हमेशा SMCR के माध्यम से जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सोर्स पहला, फिर उसके बाद होता है इनकोडर, फिर उसके बाद होता है मैसेज, फिर उसके बाद होता है चैनल, फिर उसके बाद होता है डिकोडर, फिर उसके बाद होता है रिसीवर। अब इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टीवी रेडियो हम देखते हैं तो उसमें क्या, उसमें ये बेस्ट सूटेड फॉर किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टीवी एंड रेडियो में। टीवी और रेडियो में कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ होता है, तो है बेरलो का जो मॉडल है वो होता है। सबसे पहले क्या होता है, सोर्स, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं हम, इनकोड कर देते हैं। इनकोड मतलब क्या है, उसको सिग्नल में हम लोग इनपुट दे देते हैं, जो हमारा मैसेज है उसको इनपुट दे दिए। फिर उसके बाद चैनल के माध्यम से, हम चैनल मतलब किस माध्यम से उसको बताया, जैसे रिटर्न में दे रहे हैं या फिर फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो चैनल अभी मैं आपका एलिमेंट जब आपको पूरा बताऊंगा तो ये सबको अच्छे से इलैबोरेट करूंगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर क्या हो जाता है, चैनल। चैनल के बाद आ जाता है, उसको अब इनकोड किए हैं, मतलब किसी भी फार्मूला में फिट किए, तो इनकोड जो है उसको डिकोड करना पड़ेगा हमको। फिर उसके बाद हमारे रिसीवर तक पहुँचेगा। तो आप टीवी में जैसे देखते होंगे DTH लगे रहता है, तो उसमें सोर्स से उसमें इनकोड करके हमने मैसेज को फिट किया, फिर उसका चैनल के माध्यम से, मतलब सिग्नल के माध्यम से उसको हमको डिकोड करते, फिर उसके बाद वो हमारे रिसीवर तक पहुंच जाता है, टीवी के माध्यम से हमको दिखता है। तो ये लास्ट हमारा हो गया बेरलो का मॉडल। फिर उसके बाद आता है 4th लिगन्स का मॉडल। लिगन्स का मॉडल 1963 में दिया गया था। एक इसको अब 4th मॉडल दिया था हमारे JP लिगन्स सर ने, JP लिगन्स ने। इनके में क्या क्या है, इसमें होता है 6 एलिमेंट। सबसे पहले होता है सोर्स, फिर होता है मैसेज, सोर्स नहीं, यहाँ पर शायद यहाँ पर होता है कम्युनिकेटर, ये इसका इसका एब्रीवेशन है CMCTAA। तो सबसे पहले होता है कम्युनिकेटर, फिर उसके बाद होता है मैसेज, और उसके बाद होता है चैनल, फिर उसके बाद होता है हमारा ट्रीटमेंट के बाद होता है CT, उसके बाद होता है ऑडियंस, फिर उसके बाद लास्ट वन होता है, इन्होंने एक ऐड किया 5 जो हम लोग देखे थे, लास्ट में किया इन्होंने ऑडियंस रिस्पॉन्स। इसको रिस्पॉन्स ही बोल सकते हैं, या फिर अब क्योंकि रिस्पॉन्स जो है वो ऑडियंस ही देगा, इसलिए इसको ऑडियंस रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इसका एब्रीवेशन क्या है,
CMCT AA किन्होंने दिया था, JP लिगस ने दिया था 1963 में। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले जो कम्युनिकेट करेगा उनको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेटर। फिर उसके बाद उसके पास जो मैसेज होगा, जो मैसेज हम संदेश जिनको रिसीवर तक पहुंचाना है हमको, तो मैसेज होगा इसमें। फिर उसके बाद क्या आएगा, चैनल, किसी भी चैनल के माध्यम से रिटर्न में हो सकता है, या फिर वीडियो के माध्यम से हो सकता है, या फिर फेस टू फेस या वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है। फिर उसके बाद आता है उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, मतलब ये नया है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ नया टेक्नोलॉजी बनता है तो वो स्पेसिफिक लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में होता है या फिर कोडिंग में होता है। तो उसको हम लोग को सामने वाले को, जो किसान के जो लिटरेसी लेवल है, उनको उनके सामाजिक स्थिति के अनुसार उसको ट्रीटमेंट करके उनको प्रेजेंट कर रहे हैं अपने को। ट्रीटमेंट को प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो हमको क्या करना है, उसको ट्रीटमेंट कर देना है, उसके बाद ही उसको ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो हमारा लास्ट कौन है, ऑडियंस, जहाँ तक हमको टारगेट ऑडियंस कौन है, लास्ट। तो ये लास्ट एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद लिगस जी ने कहा कि ये प्रक्रिया जो है, कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया, ऑडियंस तक हमने मैसेज तो भेज दिया, तो उन्होंने कहा कि ऑडियंस तक मैसेज भेजने के बाद उन्होंने क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या उसमें क्रिया कर रही, प्रक्रिया उनका क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया उन्होंने क्या किया। तो ऑडियंस क्या करेगी, उसको ऑडियंस रिस्पॉन्स में या तो उसको एक्सेप्ट करेगी, या तो उसको रिजेक्ट करेगी, या उसको याद रखेगी, या तो भूल जाएगी। तो अभी इसको हम लोग जब कम्युनिकेशन का एलिमेंट देखेंगे तो उसमें 6 एलिमेंट है, इसी को ही मतलब कम्युनिकेशन का एलिमेंट माना गया, तो उसमें हम अच्छे से इसको डील करेंगे। फिर उसके बाद 5th में आता है हमारा रोजर एंड शूमेकर का, रोजर एंड शूमेकर। रोजर एंड शूमेकर की इन्होंने दिया था 1971 में। तो इनके में क्या था, SMCRE, इनका मॉडल का नाम था SMCRE। तो एस का हो जाएगा हमारा सोर्स, उसके बाद हो जाएगा मैसेज, फिर हो जाएगा चैनल, फिर उसके बाद हो जाएगा रिसीवर, फिर उसके बाद इन्होंने ऐड किया इफ़ेक्ट, मतलब जो प्रभाव। तो ये इनके में हो गया, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। तो रोजर एंड शूमेकर जी ने क्या बताया कि सबसे पहले सोर्स होता है, सोर्स के बाद होता है मैसेज, जैसे आप सभी में अपने मॉडल में देखा होगा कि सोर्स के बाद मैसेज, मैसेज के बाद वो किस चैनल से जा रहा है वो, और उसके बाद फिर रिसीवर। इन्होंने क्या ऐड किया, इसमें ऐड किया इफेक्ट, जिसको सब उससे पहले JP लिगस जी ने ऑडियंस रिस्पॉन्स कहा है। तो ऑडियंस रिस्पॉन्स जो होता है वही जो प्रभाव, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे जो ऑडियंस या फिर जो रिसीवर है उसमें क्या हो रहा है, उसको देखने के लिए हमको इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो JP लिगस जी ने जो एलिमेंट्स दिया था उसी को ही हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनको सब उपयोग करते हैं, तो उन्हीं को ही एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। तो सबसे पहले होता है कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर का हम इसमें देखेंगे उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए उनके में, क्रेडिबिलिटी। जैसे भी कोई हमारे एक्सटेंशन एजेंट है या फिर जो भी कोई नेता है, उनको जैसे हम सुनते हैं, मतलब हम ऑडियंस है, तो जो कम्युनिकेटर होता है फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट पर्सन ऑफ कम्युनिकेशन कौन होता है, कम्युनिकेटर, जो हमारे क्या है, वक्ता, जो जिन्होंने हमको ऑडियंस तक जो मैसेज को कन्वे करेंगे वो है। तो क्रेडिबिलिटी, उनकी क्या विश्वसनीयता ज़्यादा होनी चाहिए, तब आदमी उसको विश्वास करेगा। और जो कम्युनिकेटर है उनको जो हमारे ऑडियंस है, जो जिनको हमको मैसेज पहुंचाना है, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर के लिए उनको पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगा और सामने वाले ऑडियंस उनको सुनेगा। तो कम्युनिकेटर जो है क्रेडिबिलिटी मतलब उस विश्वसनीयता होनी चाहिए, और वो उसको क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद अब आता है, सबसे पहले कम्युनिकेटर हो गया, फिर हो गया मैसेज, जो हमको संदेश भेजना है। तो हमारा जो मैसेज है वो क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, सबके समझने, अंडरस्टेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, अंडरस्टेबल होना चाहिए, मतलब समझने योग्य होना चाहिए। और उसके बाद इसमें मैसेज में है, मतलब हमको मैसेज कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हमको एक्यूरेट चाहिए, मतलब जितना हमको बताना है उतना ही होना चाहिए। इसमें 2 टर्मिनोलॉजी आता है, उसके बारे में बता दूंगा आपको। एक होता है फॉग और एक होता है मिराज। देखिए फॉग में क्या हो जाएगा, जैसे हमको कोई मैसेज पहुंचाना है, जैसे हमको नई वैरायटी के बारे में बताना है, तो नई वैरायटी का हम नाम ही भूल गए हैं और वैरायटी के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फॉग। मतलब उसमें मैसेज क्या डिलीट हो जाता है, मैसेज जो है उसका थोड़ा बहुत डिलीट हो जाता है। और उसके बाद मिराज, मिराज में क्या होता है, कई जैसे वक्ता हैं वो उसमें एडिशनली उसमें अपना ऐड कर देते हैं, या फिर
अनवांटेड चीज़ आ जाता है, मतलब अवांछित चीज़ को ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं और उसके बाद मैसेज जो है वो अपने उद्देश्य से भटक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिराज होता है। ये होता है अनवांटेड, मतलब अवांछित चीज़ उसमें आ जाती है। ठीक, तो ये हो गया फॉग और ये हो गया मिराज। तो फॉग और मिराज किस में होते हैं, मैसेज का होता है। और ये मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, अंडरस्टेबल होना चाहिए। अब उसके बाद हमारा आता है चैनल। हमारा जो चैनल, मतलब चैनल्स मीन्स क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, तो ये हमारा क्या है, चैनल जो है वो मीडियम है। जब मैं कम्युनिकेशन मेथड्स मतलब पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें ये चैनल जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मीडियम हम क्या हो सकता है, रिटन में, मतलब हम लिख के उनको बता सकते हैं। ऑडियो विजुअल होता है, मतलब उनको हम ऑडियो सुना सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक चैनल हो गया। इसको हम आगे और अच्छे से डील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन मेथड्स में चैनल क्या क्या होने चाहिए। चैनल हमको अच्छा अप्रोप्रिएट करना, जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ वीडियो दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं, और जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको वहाँ जा करके उनको सिखा सकते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो अच्छे हमको चैनल यूज़ करना है। अब उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि जो मैसेज होता है, मैसेज किसी भी टेक्निकल भाषा में है या फिर स्थानीय भाषा में, उसको दूसरे जगह में हमको कहीं बताना है, उनको कन्वे करना है सामने वाले जो हमारे टारगेट ऑडियंस, जैसे किसान है, तो एक जो वक्ता होगा वो क्या करेगा, उसको ट्रीटमेंट करेगा, अपने मतलब प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत अच्छे से उसको तरीके के लिए उसको बना लिया जाएगा। तो ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, उसको क्लियर, मतलब जो हमारा मैसेज है उसको एकदम क्लियर करने के लिए। क्लियर मतलब अगर वो साफ अच्छे से मतलब समझ नहीं आ रहा है उनको, सामने वाले जो टारगेट ऑडियंस है, तो उनको क्लियर रहना चाहिए, और उसके बाद उनको अंडरस्टेबल बनाने के लिए, मतलब जो मैसेज का जो एलिमेंट मतलब गुण होता है वो इसमें ट्रीटमेंट में उनको अच्छे से करने के लिए हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑडियंस। ऑडियंस हमारा तो मैंने आपको पहले बताया कि कम्युनिकेटर से लेकर के, वक्ता से लेकर के श्रोता तक की ये प्रक्रिया है। तो जो कम्युनिकेटर है वो लास्ट कौन हो गया, ऑडियंस होता है। ये कौन होता है, लास्ट पर्सन ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमारा एक प्रक्रिया था कम्युनिकेटर से लेकर के ऑडियंस तक की, तो लास्ट पर्सन है। तो जो कम्युनिकेटर में आपको बताया कि जो ऑडियंस है वो हमारा होमोफिली हो या हेट्रोफिली, मैं आगे बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि होमोफिली सामाजिक लोग कैसे रहते हैं और हेट्रोफिली कैसे रहते हैं। तो ऑडियंस जो है वो लास्ट पर्सन होता है, और जो मैसेज है वो टारगेट किसका रहता है, टारगेट पर्सन कौन है, हमारा ऑडियंस है। हमको हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। टारगेट जो हमारा है ना, जो लक्ष्य हम बनाए हैं, तो वो अभिमुखी होना चाहिए किसके, ऑडियंस के। तो ये इनको हमको सेटिस्फाई करना है, हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको परसीव करना है, उनको समझाना है। तो ये हो गया ऑडियंस। अब उसके बाद लीगल जी ने बताया था कि ऑडियंस के बाद आता है ऑडियंस रिस्पॉन्स। ऑडियंस रिस्पॉन्स देखिए, ऑडियंस जो है उनको हमने किसी भी चीज़ के नए चीज़ के बारे में बता दिया तो उनका एक एटीट्यूड बनेगा उसके, उनको अगर समझ में आया तो वो उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और अगर उनके काम का नहीं है, उनके इंटरेस्ट का नहीं है, उनके आवश्यकता अनुसार नहीं है, तो वो क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट करेगा। तो जो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें लास्ट में ऑडियंस अपना रिस्पॉन्स देती है कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं। उनको याद रहता है कि वो भूल जाते हैं, तो ये आ जाएगा किसमें, ऑडियंस रिस्पॉन्स में। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, उसके अंदर में फिर और उसके सब टाइप होते हैं। तो सबसे पहले होता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब इसका जो संरचना है उसके आधार पर हम देखें, मतलब संगठनात्मक संरचना जो बनती है उसके आधार पर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें होता है 2 टाइप का, ऑर्गेनाइजेशनल है, संगठनात्मक है। तो इसमें हो जाता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जैसे हम ब्लैक एंड वाइट पेपर जो होता है फॉर्मल, जैसे ऑफिस में आप देखेंगे कोई भी सर्कुलर या नोटिस जारी होता है तो वो किस में होता है, फॉर्मल वे पे होता है, एक टाइम टू टाइम होता है और एक अथॉरिटी के साथ आता है, मतलब पदानुक्रम में आता है ये फॉर्मल। मतलब इसमें फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशन होता है। क्या होता है, फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशन।
फिर उसके बाद आता है दूसरा इनफॉर्मल, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा, नो रूल एंड रेगुलेशन। ये किसी के बीच में भी हो सकता है, जैसे फॉर्मल जो है वो एक अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, अभी आगे हम बताएंगे। तो इनफॉर्मल होता है नो रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में जो किसानों को हमको देना है तो उनको हम लोग इनफॉर्मल वे पे देते हैं। फिर उसके बाद आता है सेकंड, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट कर रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक क्रिया कर रही है, उसको हम देखें किस ओर जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो इसमें होता है सबसे पहला होता है वर्टिकल, मतलब ऊपर से नीचे की ओर या और नीचे से ऊपर की ओर, वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल। फिर उसके बाद होता है, वर्टिकल के बाद होता है सेकंड होता है लैटरल, फिर होता है डायगोनल। वर्टिकल में क्या होता है, जैसे हम किसी भी ऑफिस में देखेंगे क्या होता है, एक बॉस होता है, बॉस होता है और उनके क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। तो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है, वर्टिकल टाइप का कम्युनिकेशन होता है। वो क्या करते हैं, बॉस जो है वो कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है उनको, कोई भी ऑर्डर देना है तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाउनवर्ड। उनको कोई भी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है, उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कोई भी कमांड दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बॉयज से एम्प्लॉय तक देंगे तो हो गया डाउनवर्ड हो गया, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। जो सुपीरियर है, जो मतलब जो हायर पोजीशन पे है, वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को वो अपना कम्युनिकेशन करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि एम्प्लॉय भी, उनको भी कोई सजेशंस देना रहता है, कोई फीडबैक देना रहता है, तो वो क्या हो जाता है, अपवर्ड होता है। तो इसमें कितना हो गया, वर्टिकल में एक अपवर्ड होता है, ऊपर की ओर होता है, और एक होता है डाउनवर्ड होता है, तो बॉस से एम्प्लॉय के बीच में और अपवर्ड, ये तो ये आप हो गया। फिर उसके बाद होता है लेटरल, जैसे आपको देखोगे कि हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें बहुत सारे विभागाध्यक्ष, मतलब समान लोगों के बीच में समानांतर जो मतलब वो बनता है ना, समांतर मतलब समान पोजीशन के लोग जो रहते हैं उनको कम्युनिकेशन करने के लिए हमको किससे करना है, लेटरल वाला। तो ये क्या हो जाएगा, समान मतलब बिटवीन दी डिपार्टमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा लेटर, मतलब जो समान पोजीशन के हैं उनके बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। फिर उसके बाद लेटरल में करूँ दर्शन, जो जैसे समान दोस्त है, जो मतलब एक ही एज ग्रुप के हों या इनकम उनका ग्रुप एक मतलब एक रहता है ना, एक समान ग्रुप, उनके साथ भी लेटरल वाला कम्युनिकेशन होता है। जैसे किसानों से किसानों के बीच में लेटरल वाला ही होगा। फिर उसके बाद आता है डायगोनल। डायगोनल में क्या होता है, जिग जैग, आड़ा टेढ़ा, मतलब ये किसी के मतलब डायगोनल में बॉस के पास भी जा रहा है, फिर उसके बाद किसान है, मतलब किसी के साथ भी हो जा रहा है, पैरेलल नहीं होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड मतलब ऊपर से नीचे ऐसा नहीं होगा, ये किसी के साथ किसी के बीच में भी हो सकता है। फिर उसके बाद थर्ड आता है एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट, एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट। हम जैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब हम जो व्यक्त करते हैं, और जो बॉडी मूवमेंट हमारा कैसे कर रहा है उसके आधार पर। तो इसमें सबसे पहले आता है रिटन, नहीं इसमें आता है वर्बल। वर्बल मतलब जो हम बोल करके, जैसे मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बोल करके कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, वर्बल या फिर ओरल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्बल एंड ओरल। फिर उसके बाद सेकंड में आता है नॉन वर्बल। जैसे मैं आपको बॉडी मूवमेंट के आधार पर, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि गेस्चर क्या होता है, पोस्चर क्या होता है। जैसे बॉडी मूवमेंट मैंने आपको बताया कि इससे कि ओके का साइन है ये, और उसके बाद ये हार का साइन होता है, तो ये क्या हो गया, नॉन वर्बल, बिना बोले हमको सामने वाले को कम्युनिकेट करना है इशारों से। फिर उसके बाद थर्ड में आता है रिटन। जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट ग्राफ है या फिर प्रोजेक्ट चार्ट बना करके करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिटर्न फॉर्म में बोलते हैं। एक हो गया रिटर्न फॉर्म में, एक हो गया वर्बल मतलब बोल करके, और एक होता है नॉन वर्बल, बिना बोले इशारों में किया जा सकता है। अब उसके बाद इसमें जो नॉन वर्बल है उसमें एक आता है हमारा गेस्चर, और एक होता है पोस्चर। पोस्चर मीन्स होता है बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। और जो गेस्चर हो गया, फिर गेस्चर मीन्स होता है एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो हमारा जो गेस्चर, जैसे पोस्चर है, मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ उससे आप पता चल सकता है कि जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं नर्वस हूँ, मैं ऐसे हूँ तो मतलब मैं खुश हूँ, तो ये हमारा क्या होता है, बॉडी मूवमेंट जो होता है पोस्चर। और हमारा जो गेस्चर होता है वो हमारा अपर लिम्स है, बॉडी मूवमेंट है। मैं जैसे आपको ऐसे करके बताया तो मैं साइन के आधार पर किया जा सकता है। तो बहुत सारे नॉन वर्बल होते हैं, उसके अंदर में जब हम कम्युनिकेशन के मेथड्स पढ़ेंगे तो नॉन वर्बल में और आगे उसको डील करेंगे। तो हमारा गेस्चर और पोस्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारा। और उसके बाद वर्टिकली और लेटरल
डायगोनल, और इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इनफॉर्मल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और लेटरल का ज़्यादा यूज़ होता है। अब हमको कम्युनिकेशन में क्या होता है, टर्मिनोलॉजी है जिसके बिना हमको मतलब जो कम्युनिकेशन हो उसको अच्छे समझने के लिए हमको टर्मिनोलॉजी का यूज़ करता है और एग्ज़ाम में ये टर्मिनोलॉजी ही पूछा जाता है। सबसे पहले होता है फीडबैक। फीडबैक आपको सभी को पता होगा कि फीडबैक जो है इसको दिए बिना हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं होता है। तो फीडबैक क्या होता है, ये हमने क्या किया, सोर्स है, मतलब जो हमारे वक्ता हैं, तो वक्ता जो है उनको वो क्या भेजेंगे, मैसेज। मैसेज किनको भेज रहे हैं, हमारे ऑडियंस को, ठीक है। तो हमारा मैसेज जो है वो किसके ओरिएंटेड हो गया, सोर्स जो मैसेज जो है वो सोर्स से ऑडियंस ओरिएंटेड हो गया। फिर उसके बाद वो क्या होगा कि हमारा जो ऑडियंस है वो सम सिग्निफिकेंट रिस्पांस किसको देगा, सोर्स को भेजेगा। क्या भेजेगा, सम सिग्निफिकेंट रिस्पांस, सम सिग्निफिकेंट रिस्पांस। तो ये क्या हो जाता है, फीडबैक जो है वो क्या होता है, सम सिग्निफिकेंट रिस्पांस होता है और किसके किसके बीच में होता है, सोर्स और ऑडियंस के बीच में। तो ऑडियंस से ये कहाँ से आ जाएगा, सोर्स के पास आता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है कि फीडबैक क्या है, तो ये क्या है, सोर्स ओरिएंटेड, ठीक है। और जो मैसेज होता है वो किसके ओरिएंटेड है, ऑडियंस ओरिएंटेड होता है। अब उसके बाद हमारा आता है दूसरा कम्युनिकेशन फिडिलिटी। कम्युनिकेशन फिडिलिटी, कम्युनिकेशन फिडिलिटी क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। मतलब जैसे हम कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी मेथड का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, तो उसका एक एक्यूरेसी होता है, मतलब वो कितना एक्यूरेट है, मतलब उसका कितना % हम किसानों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये हम देखे जाते थे फिडिलिटी में, एक्यूरेसी। तो ये सबसे इसको किसने दिया था, बेरलो जी ने दिया था। फिडिलिटी के बारे में किन्होंने बताया, बेरलो जी ने बताया कि कम्युनिकेशन का फिडिलिटी जो है मतलब एक्यूरेसी हमको हमेशा बढ़ा के रखना है ताकि हमको किसानों तक कम समय में, कम खर्चे में ज़्यादा जानकारी उनके तक पहुँचे। तो कम्युनिकेशन फिडिलिटी क्या होता है, फिर कम्युनिकेशन फिडिलिटी क्या होता है, फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ, फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एलिमेंट। मतलब जो हमने इसका जो एलिमेंट पढ़े हैं CMCTAA, जो इसका एलिमेंट है, इनका परफॉर्मेंस कैसे, अगर कम्युनिकेटर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो वो क्या ऑडियंस तक हमारा मैसेज सही से पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। या मैसेज जो है वही क्लियर नहीं है तो क्या हम संदेश उनको पहुंचाएंगे, चैनल अच्छे से काम नहीं किया या ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाया, ऑडियंस हम उनको समझने में मतलब समझने में असमर्थ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगा। तो हमको हमारा कम्युनिकेशन जो है उसका फिडिलिटी क्या रखना है, एक्यूरेसी को हाई रखना है। अब इसके बाद आता है नॉइस, यहाँ पर आता है नॉइस, मीन्स होता है बाधा, मतलब नॉइस मतलब उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। हमारा जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस हो रही है तो उसमें क्या बोलते हैं, किसी भी बाधाएं, जैसे ऑब्स्टेकल्स कुछ आ गए, जैसे हम टीवी के माध्यम से उनको बता रहे हैं और टीवी में आवाज़ ही नहीं है तो वो क्या किसानों तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा उसमें नॉइस। या फिर जैसे टीवी चल रहा है और कोई और इधर से दूसरा कुछ म्यूजिक सिस्टम बजा रहा है तो उनके तक वो ऑब्स्टेकल मतलब उसमें बाधा आ जाएगी, वो मैसेज जो है उनके तक अच्छे से नहीं पहुँच पाएगा। तो हमारा जो नॉइस है वो यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एक्यूरेसी के। तो हमारा जितना भी क्या बोलते हैं फिडिलिटी हमको बढ़ाना रहेगा तो हमको उतना नॉइस को कम रखना पड़ेगा, नॉइस हमें कम करना पड़ेगा और फिडिलिटी जो है उससे बढ़ेगा। अब नॉइस को हम लोग एक और शब्द बोलते हैं इसके बाद आता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप मतलब जैसे हम किसानों को किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में बताए हैं उनको, लेकिन वो उसको कुछ और समझ रहे हैं या फिर उनके बीच में जो गैप हो जाता है, हमने उनको यहाँ से 100 रुपये बताया, उनके तक पहुँचे 80 रुपये, तो वो क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा हमारा। कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं तो ये जो मतलब यहाँ से सेंडर से जो मैसेज भेजा गया है और उनके पास जो है वो मैसेज जो पहुँचा है वो ऑडियंस तक वो अच्छे से नहीं पहुंच पाया। हमने किसी भी चीज़ की कोई जानकारी पहुंचाई और किसान उसको दूसरा समझ गया या फिर उनके पास कम पहुंचा तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन गैप। तो कम्युनिकेशन गैप को हमेशा हमको कम रखना है, तो जिससे कि नॉइस कम हो जाएगा, नॉइस कम होने से एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फीडबैक जो होता है वो क्या होता है, सोर्स ओरिएंटेड होता है। ये CET 2018 में ये क्वेश्चन आया था।
फिर उसके बाद ये कम्युनिकेशन फिडिलिटी में एक्यूरेसी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एलिमेंट। इसका एलिमेंट अगर जितना अच्छा काम करेगा 6 एलिमेंट, तो वो अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा। और उसके बाद हो गया नॉइस, उसके बाद कम्युनिकेशन गैप को हमेशा हमको कम रखना है। उसके बाद हम कम्युनिकेशन जो मेथड्स होते हैं, कितने प्रकार के मेथड होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, मास होते हैं और एक ग्रुप मेथड होते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एलिब्रेट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उद्यमिता। मतलब कोई भी एक उद्यम होता है, कोई भी इंटरप्राइज होता है, उसमें हम 3 चीज़ पहले हम आपको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, मतलब साहसी होते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, मतलब जो रिस्क लेता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एक क्या है, पर्सन है। फिर क्या होता है, उसका एक एंटरप्राइज होता है, मतलब उसका कोई उद्यम होता है। मतलब उद्यम एक व्यक्ति है, उद्यमी व्यक्ति होता है, उसका एक उद्यम होता है। एंटरप्राइज मतलब या बिजनेस यूनिट होता है, तो ये क्या होता है, बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट को हम एंटरप्राइज कहते हैं। और उसके बाद होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप है, एक क्या है, एक प्रोसेस है। तो ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि एंटरप्राइज क्या होता है, तो एंटरप्राइज बिजनेस यूनिट होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक पर्सन होते हैं, उद्यमी व्यक्ति, और उसका उद्यम होता है, वो एक जो उद्यमिता जो करने का जो प्रक्रिया, उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक और अच्छे से क्वेश्चन बनता है कि कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, तो ये बना है किससे, फ्रेंच वर्ड से। अभी तक आपने देखा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में सभी वर्ड लैटिन वर्ड से बने थे, लेकिन ये किससे बना है, फ्रेंच वर्ड से। तो इसका कौन सा है, एंटरप्रेन्योरी मीन्स क्या होता है, टू डू समथिंग डिफरेंट। जैसे बहुत सारे किसान होते हैं, उसमें सभी किसान रिस्क नहीं लेते हैं, तो हमारे जो उसमें जो उद्यमी बनते हैं, मतलब जिनका बिजनेस यूनिट होता है, वो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो टू डू समथिंग, मतलब क्या करते हैं, वो एक नया रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड, मतलब समझ के जानबूझ करके वो एक रिस्क लेता है कि जैसे हमको केले की खेती करना है, तो वो 10 एकड़ में ही करेगा कि मैं इसको 10 एकड़ मेरे पास ज़मीन है, उसको अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। ये नहीं कि हम उसको ज़्यादा रिस्क ले लें कि सीधा 50 एकड़ में एक बार कर दे या फिर कम में करे, तो वो नहीं करेगा। तो एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग या फिर टू अंडरटेक समथिंग, मतलब कुछ चीज़ को नया समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, वो होता है फ्रेंच वर्ड में कि एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले इसका ये वर्ड कहाँ से आया, 1755 में। 1755 में रिचर्ड कैलिटन ने इसका यूज़ किया था एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड का 1775 में। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स जी हैं, एक मार्क्स है, ये मतलब एक वैज्ञानिक है, और उन्होंने कहा कि ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या है, सोशल पैरासाइट है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर वर्ड कहाँ से लिया गया, तो वो है फ्रेंच वर्ड है। एंटरप्रेन्योर होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू डू समथिंग, मतलब एक कोई पर्सन है जो रिस्क ले करके, और ये समाज में बहुत कम लोग होते हैं एंटरप्रेन्योर, मतलब जो बिजनेस करते हैं, खेती को एक बिजनेस रूप के मॉडल के रूप में करते हैं। और उसके बाद इसका वर्ड का क्या बोलते हैं, सबसे पहले किसने उपयोग किया, रिचर्ड कैलिटन ने किया 1755 में। फिर मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो हैं, उन्होंने कहा कि ये जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या होता है, सोशल पैरासाइट। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन, या फिर उसको हम कहेंगे उद्यमी, हिंदी में उद्यमी। और उसके बाद जो उसका बिजनेस यूनिट रहेगा, मतलब जो उसका व्यापार रहेगा बिजनेस, उसको हम बोलेंगे एंटरप्राइज, मतलब ये हो गया उसका व्यापार। फिर उसके बाद हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, उसको बोलते हैं हम उद्यमिता, मतलब जो उद्यम बनने की जो प्रक्रिया है, उसके जो फार्म को संचालित करने की जो प्रक्रिया है पूरी एंटरप्रेन्योर का, उसको क्या कहते हैं, उद्यमिता। ठीक। अब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसके हम टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो हमारे उद्यमी है, जो मतलब जो रिस्क ले रहे हैं, जो हमारे बिजनेसमैन है, वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अकॉर्डिंग टू क्लीरेंस डेनहॉफ, ये आपको नाम लिख के पूछा जाएगा कि क्लीरेंस डेनहॉफ ने कितना, इसको कितने भागों में कितने टाइप के होते हैं, ये पूछा जाएगा आपको। तो सबसे पहले होते हैं अग्रेसिव या फिर इनोवेटिव, अग्रेसिव या फिर इनोवेटिव। इन लोग क्या होते हैं, जो इनोवेटिव, ये समाज में बहुत कम लोग होते हैं और ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, और ये सबसे पहले न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं।
नया टेक्नोलॉजी या फिर न्यू प्रोडक्ट, मतलब कुछ नया करते हैं और इन लोग ही सबसे पहले उद्यमिता को आगे बढ़ाते हैं अपना, और नया टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे। और ये बहुत से इनके में रिस्क कैपेसिटी जो होती है, मतलब रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आता है सेकेंड में होता है एडॉप्टिव या इमिटेटिव। ये क्या करते हैं कि मतलब ये लोग समाज में, मतलब ये थोड़े रिस्क एबिलिटी इनकम थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू, मतलब जो अग्रेसिव या फिर जो इनोवेटिव है उनको देख करके मैं क्या करते हैं, नकलची रहते हैं, मतलब उनको नकल करते हैं। तो जस्ट इनोवेटिव वाले जो आएंगे तो फिर उसके बाद ये सेकंड अडॉप्ट करते हैं, उनके बाद ये अपना चालू करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड में आता है फेबियन। ये थोड़े संकोची किस्म के होते हैं, मतलब जैसे कोई भी जैसे राइस का नया वैरायटी डेवलप हुआ है तो ये लोग नया वैरायटी डेवलप कर रहे हैं और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद उसको देख करके ये लोग क्या करेंगे, अडॉप्टिव वाले तुरंत उसको नकल करेंगे, तुरंत नकलची अपना देखेंगे कि हाँ इसमें फ़ायदा हो रहा है तो वो उसको तुरंत अडॉप्ट करेगा। फिर उसके बाद आते हैं फेबियन। ये लोग के रिस्क एबिलिटी कम होती है, रिस्क मतलब जो होता है रिस्क एबिलिटी कम होती है। ये क्या है, जब इसको मतलब फ़ायदे में हो देखते हुए, मतलब बहुत लोग जब उसको अडॉप्ट कर लेते हैं तब ये तीसरे नंबर पे इसको अडॉप्ट करते हैं। बहुत रूढ़िवादी, मतलब ये बहुत सारे उलझन में फंसे होते हैं, संशय में रहते हैं। अवसर जब अच्छा दिखेगा इनको, मार्केटिंग जब अच्छा दिखेगी, फ़ायदे का चीज़ लगेगा तब उसको यूज़ कर, मतलब तब ये यूज़ करते हैं। फिर लास्ट फोर्थ आता है ड्रोन। ये होते हैं रूढ़िवादी होते हैं। इनको मतलब जैसे टेक्नोलॉजी कोई नया चल रहा है, तो जैसे अभी मोटरसाइकिल का ज़माना, अभी आप देखेंगे सबके घर में मोटरसाइकिल का ज़माना चल रहा है, तो ये अभी साइकिल का जो ज़माना अभी भी साइकिल में चल रहा है। ये रूढ़िवादी होते हैं, बहुत ही लेट में मतलब अडॉप्ट करते हैं, फिर नहीं भी करते हैं, मतलब बहुत अपने जीवन में जीते रहते हैं। तो हम देख लिए इंटरप्रेन्योर के 4 टाइप होते हैं, क्लेरेन-डेनहॉफ ने दिया, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको। फिर उसके बाद अग्रेसिव, फर्स्ट होता है अग्रेसिव, इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे, फर्स्ट रहेंगे, रिस्क एबिलिटी इनका बहुत अच्छा रहता है और ये समाज में एक अच्छे मतलब उद्यम के रूप में स्थापित करते हैं अपने बिजनेस सेटअप को। फिर उसका दूसरा होता है अडॉप्टिव, इसका नकल करते हैं उन लोग, तुरंत इन्होंने अडॉप्ट किया, उनको देख करके कि फ़ायदे का है तो ये करेंगे। फिर उसके बाद जो फेबियन होते हैं थर्ड नंबर पे, ये लोग संकोची होते हैं, थोड़ा संशय में रहते हैं कि अडॉप्ट करे कि ना करे, हाँ ना ऐसा होता है। लास्ट में फिर ये अडॉप्ट कर लेते हैं अगर उनको फ़ायदा लगा तो। रूढ़िवादी वाले होते हैं, या तो ये अडॉप्ट करते हैं तब करते हैं जब वो आउटडेटेड हो जाता है, तो एकदम पुराना हो जाता है, तब इसको अडॉप्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।